हेलो क्लास। हाय सर। सर। आपकी मैं हिंदी सब्जेक्ट की क्लासेस लूंगा यहाँ पे, जो जुडिशरी के लिए इंपॉर्टेंट है हिंदी के। आप सभी जानते होंगे जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं आप सभी लोग। इंडियन जुडिशरी में कम से कम 10 से 12 स्टेट्स ऐसे हैं जिनमें हिंदी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जैसे दिल्ली, यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल। इन सभी स्टेट्स में हिंदी के कुछ ना कुछ पार्ट जरूर आते हैं। कहीं कहीं पूरा पेपर है, कहीं कुछ पार्टली आ रहा है, कहीं पे कुछ आ रहा है, लेकिन वो कहीं ना कहीं डिसाइडिंग फैक्टर होता है आपकी जुडिशरी के लिए। हिंदी आप सभी के लिए जानना बहुत जरूरी है, खासकर जब आप जस्ट क्वालिफाइड हो जाते हैं तो आपको शुरुआती दौर पे आपकी जितनी भी प्रोसीडिंग्स, कोर्ट के आदेश, जितने भी काम होते हैं वो सभी हिंदी में ही होते हैं। तो इसलिए हिंदी की क्लासेस स्पेशली आप के लिए लॉ सीखो में स्टार्ट की गई है। मैं आज आप लोगों को हिंदी के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करूंगा कि जैसे आप सभी लोग जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, जिसे हम न्यायिक परीक्षाएं कहते हैं। न्यायिक परीक्षा की तैयारी में सबसे मेन इंपॉर्टेंट हम लोग का फोकस होता है लॉ पे। आप सभी को ये पता होगा कि जुडिशियल तैयारी के लिए लॉ ग्रेजुएट होना जरूरी है, और सभी को बेसिकली लॉ का थोड़ा कम ज्यादा सभी को पता होता है, और प्रिपरेशन सबकी लॉ के रिगार्डिंग ज्यादा होती है। जब हम अपनी प्रिपरेशन को देखते हैं किसी जुडिशियल एग्जाम के लिए, न्यायिक परीक्षा के लिए, इस बात को जरूर देखते हैं कि हमारी लॉ के साथ साथ लैंग्वेज और जीएस के पेपर्स पे भी कमांड होना बहुत जरूरी है। जब हम हिंदी वाला पार्ट देखते हैं तो माइंड में आता है हिंदी है हो जाएगी, बट वो हिंदी वो नहीं होती है जो हम आप बात कर रहे हैं। वो खड़ी बोली की भाषा नहीं होती है, वो हिंदी होती है शुद्ध हिंदी। या फिर क्योंकि जुडिशियल सिस्टम हमारा हिंदी और उर्दू के शब्दों से भरा हुआ है, कई शब्द उर्दू के भी हैं, कई शब्द हिंदी के भी हैं, बट प्रॉब्ली ज्यादा शब्द उसमें, जितने ज्यादा शब्द है वो ज्यादा हिंदी से रिलेटेड है। और हम सभी जानते हैं कि हिंदी पे हमारा कमांड होना बहुत जरूरी है जुडिशियल एग्जाम को अच्छे नंबर से क्वालिफाई करने के लिए। कल जब हम मेंस का पेपर देते हैं तो जनरली लॉ के जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं सबका लमसम कमांड बराबर होता है, और वो डिसाइडिंग फैक्टर उस लेवल पे नहीं होता जितना डिसाइडिंग फैक्टर आपका जीएस और लैंग्वेज का पेपर होता है। लैंग्वेज के पेपर में आपको हिंदी में सबसे ज्यादा जो डिफिकल्ट लोगों को लगता है वो है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन इसलिए लगता है क्योंकि उसमें जो शब्द आते हैं, जो लीगल टर्म्स इस्तेमाल की जाती हैं, वो मोस्टली मोस्टली हम लोग उनको नहीं सुने होते हैं, क्योंकि वो हिंदी में ऐसे शब्द होते हैं कि जिनका कोर्ट में भी इस्तेमाल ज्यादातर इंग्लिश में ही होता है, उनको कोई हिंदी में नहीं यूज करता है। जैसे कि एडवोकेट को एडवोकेट ही बोला जाता है जनरली, बहुत अगर हिंदी में भी लोग बोलते हैं तो वकील बोलते हैं। कोई उसकी शुद्ध मीनिंग नहीं जानता है कि एडवोकेट का शुद्ध हिंदी मीनिंग अधिवक्ता होता है। आप सभी में कुछ लोग इस बारे में जानते होंगे कि हाँ, हिंदी में एडवोकेट्स को अधिवक्ता कहा जाता है, जजेस को न्यायिक अधिकारी बोला जाता है। तो इन सभी चीजों को मैं आपको बेसिक अभी ब्रीफ कर रहा हूँ। इसी के साथ साथ हिंदी में आप जब जब भी आप हिंदी की चीजों को ध्यान देते हैं तो आपको दिक्कत आती है टर्म्स को लेके। उसमें जो व्याकरण आता है, हिंदी व्याकरण का पार्ट, वो बहुत डिफिकल्ट पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि आप सभी लोग हिंदी को किसी ना किसी पार्ट पे बहुत पहले छोड़ चुके होते हैं। कुछ हाई स्कूल्स में, कुछ इंटर में, कुछ कभी कभी होता है कि थोड़ा आगे भी पढ़ते हैं और हमें ये लगता है कि अगर हम हिंदी का न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं या फिर हिंदी की कोई चीज पढ़ रहे हैं तो हमें लगता है कि हिंदी हमें आती है। हमें औसत बोलचाल की भाषा वाली हिंदी आती है, हम सभी को आती है जनरली। लेकिन जो मेन भाषा है जो हमारे कानून में इस्तेमाल होती है, जिसको हम जुडिशियल एग्जाम में लिखने हैं, वो भाषा थोड़ा सा डिफरेंट है। ज्यादा उसमें आपको वो नहीं करना है कि नहीं बहुत डिफरेंट है, आपको बहुत वो है, आपको बहुत लाइट वो है। आप जनरल उसमें जब आप देखते हैं हिंदी के लिए, तो हिंदी के जैसे स्टार्टिंग में ज्यादा पेपर्स में ट्रांसलेशन होता है। ट्रांसलेशन का जो पैराग्राफ होता है, अगर आप उसे ध्यान से देखें तो कहीं ना कहीं उसके सारे शब्द आपके बेयर एक्ट या किसी कोर्ट के ऑर्डर या किसी ऐसी चीजों से जो किसी लीगल स्कॉलर ने उसको लिखा हो, उनसे ली जाती है। कुछ ऐसी चीजें होती हैं। तो हिंदी के लिए जब हम लोग ध्यान देते हैं, खासकर ट्रांसलेशन के लिए, तो जितना हमें हिंदी व्याकरण और टेंसेस की समझ होनी चाहिए, उतनी ही हमें अपनी वोकेबुलरी, जिसे हम शब्दकोश कहते हैं, वो अपना मजबूत करना पड़ेगा। क्योंकि बिना आप अपने हिंदी शब्दकोश के, आप उसमें ग्रामर का इस्तेमाल कर सकते हैं, हिंदी व्याकरण का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, लेकिन जब आपको उस शब्द ही पर्टिकुलर शब्द का मतलब नहीं समझ में आएगा जो कि हिंदी में एग्जैक्ट है, तब तक आप उस चीज को सही से उस जो भाव निकलेगा, उस जो ट्रांसलेशन होता है, कभी भी कोई चीज होती है जब ट्रांसलेशन होता है हिंदी में, और लिटरेचर कोई भी हो, चाहे हिंदी हो चाहे किसी भी लैंग्वेज का हो, वो हमेशा एक भाव पे चलता है। भाषा का हमेशा एक भाव होता है, और उस भाव से अगर जो जुड़ती नहीं है तो उस भाषा का मतलब कहीं ना कहीं डिफरेंट होने लगता है। इसलिए
हिंदी भाषा का जिस तरह से आप शब्दों को जानेंगे उसी तरह उसके थोड़े बहुत भाव को भी देखना होता है। अब आप जैसे थोड़ा सा अगर ध्यान दें तो दिल्ली में केवल ट्रांसलेशन आता है आपका मेंस में, जो कि काफी डिफिकल्ट होता है लोगों के मुंह से। मैंने जितना मेरी बात हुई है लोगों से उतना मैंने सुना है कि हाँ डिफिकल्ट होता है ट्रांसलेशन वाला पार्ट। इसके बाद आप राजस्थान में पहुंचते हैं तो वहां पे एक प्री में भी हिंदी का अलग से पेपर होता है जो कि हिंदी व्याकरण का होता है, जिसमें आपको नाउन मतलब कि हिंदी में संज्ञा, प्रोनाउन, वर्ब, क्रिया, इन सभी चीजों के लिए आपको एक बार हिंदी व्याकरण को पढ़ना होता है। वो सारे आपको नोट्स और चीजें यहाँ पे हम आपको प्रोवाइड करेंगे। अभी हम आपकी शुरुआती दौर में आज हम आपको एक बेसिक ब्रीफ देंगे हिंदी के रिगार्डिंग। हिंदी के कुछ आपके शब्दों से मैं आपसे पूछूंगा, आप मुझे बताएंगे, फिर उसको मैं शेयर भी करूंगा, क्योंकि हिंदी को जितना बोलना है उतना ही उसे लिखना भी है। ज्यादातर हमें दिक्कत क्या होती है कि आधी री की मात्रा किस शब्द पे लगेगी, हलंत किस शब्द पे लगेगा, चंद्र बिंदु किस शब्द पे लगेगी। क्योंकि हिंदी में एक बहुत फेमस कहावत है कि हिंदी में बिंदी का बहुत महत्व है। क्योंकि हिंदी में जब आप किसी भी पर्टिकुलर शब्द के ऊपर कहीं बिंदी रखी जाती है तो उसका सेंस बदलता है। इसलिए हिंदी में जो मात्राएं होती हैं, हलंत होते हैं, अर्ध मात्राएं होती हैं, उनको बहुत ही ध्यान देने की जरूरत है हम सभी को। इसके लिए मैं आपको डेली जो बेसिक टर्म्स है जिनकी आपको जरूरत है जानने की, जो सिर्फ आपके एग्जाम्स में ही नहीं, जो आगे आपको काम करने के टाइम पे भी, जब आप जुडिशियल में आप जज बनेंगे तब उसके बाद भी आपको जो काम करने के लिए जरूरत पड़ेगी, मैं वो सारी टर्म्स आपको अपने इन वेबिनार्स के थ्रू मैं आप तक पहुंचाऊंगा। अगर मैं अभी आपसे बात करूं हिंदी के विषय में, तो एक पर्यायवाची के बारे में आप सबने सुना होगा। पर्यायवाची शब्द बचपन में सभी सुनते हैं। जैसे बचपन में छोटी मोटी चीजों की हम लोग करते हैं कि आग के पर्यायवाची पाव का, दाहक, अग्नि, वायु की पर्यायवाची पवन, समीर। इस टाइप से बहुत छोटी छोटी पर्यायवाचियां आती हैं और कभी कभी जुडिशियल एग्जाम में भी इनको पुट आउट कर दिया जाता है, क्योंकि लोगों के ध्यान से उतर जाती हैं चीजें। जब आप उसको पढ़ते नहीं है, रिकॉल नहीं करते हैं, तो वो चीज दिमाग से कहीं ना कहीं स्किप होती है। इसलिए हिंदी में मैं आपको आपकी जो वोकेबलरी है वो मैं स्ट्रॉन्ग करूंगा, जिससे आपके तीन फायदे होंगे कि जब आप किसी शब्द को लिखना समझ जाएंगे हिंदी में, उसे पढ़ना समझ जाएंगे, तो जो शुद्धिकरण के नाम पे 5 से 10 मार्क्स का कुछ पेपर्स में आता है, वो आप आराम से उसको सही सही करेंगे और आपको उसमें पूरे मार्क्स मिलेंगे। हिंदी कहीं ना कहीं आप एक चीज ध्यान दें कि केवल एक ट्रांसलेशन और एक एस्से, जब आप एस्से लिखते हैं और ट्रांसलेशन करते हैं तो उसमें मोस्ट ऑफ द आपको ये एक्सपेक्टेशन होती है कि आपको 20 नंबर का अगर एस्से है तो आप ये सोचते हैं कि मैंने इतना अच्छा एस्से लिख दिया है कि मुझे शायद 18 नंबर मिल जाए। बट जो चेकिंग करने वाले होते हैं उनका ये टारगेट होता है कि कभी भी ट्रांसलेशन में या फिर आपको एस्से में पूरे मार्क्स न दिए जाएं। क्योंकि वो वही एक दो दायरे होते हैं जहां पे उनके हाथ में होते हैं आपके मार्क्स काटने। बाकी आपके पर्यायवाची में वो आपके एक भी नंबर नहीं काट सकते, वो आपके हिंदी व्याकरण में एक भी नंबर नहीं काट सकते, वो आपके विलोम शब्दों में जो आते हैं या शुद्धकरण शब्दों के लिए आते हैं। जैसे आपके सामने कोई शब्द लिख दिया गया दृष्टिकोण, अब दृष्टिकोण में री की मात्रा किस जगह पे लगी है, इस चीज के लिए आपको दृष्टिकोण सही लिखा हुआ देखना होगा एक बार। अगर दृष्टिकोण 2-3 तरीके से लिखा जा सकता है हिंदी में, और उसमें से एक तरीका लिख दिया जाता है जिससे आपसे कहा जाता है इसका सही तरीका बताइए कि इसको लिखा कैसे जाए। कई बार ऐसे एक स्टेटमेंट्स आती हैं, उनको लिखा होता है कि राम बाहर गया पानी पिया। इसमें कई जगह पे अशुद्धि होती है, जो कंजक्शन हम इंग्लिश में कहते हैं, उन्हीं के जो बीच में जुड़ाव होता है भाषा में। जब आप एक शब्द को दूसरे शब्द से जोड़ते हैं तो उनमें कहीं ना कहीं आप गलती से आपको मतलब उनका लगता है कि सेम है, बट वो होता नहीं है। वो एक फ्रंट सामने दिखता है कि हाँ ये मतलब सेम है, लेकिन जब आप उसको लिखते हैं और जब ढंग से पढ़ते हैं, मैंने जैसे आपको शुरुआत में बोला कि हिंदी या फिर कोई भी लैंग्वेज जब हम पढ़ते हैं तो उसमें एक भाव की फीलिंग होती है कि उसको एक फीलिंग के साथ पढ़ना होता है, तभी आप उस लैंग्वेज से कनेक्ट होते हैं। और लैंग्वेज से कनेक्ट हुए बिना लैंग्वेज को समझना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि आपके लिए जुडिशियल का एग्जाम है, आपको कोई हिंदी की थीसिस नहीं करनी है, तो आपको जो मैं सेलेक्टिवली जो जरूरी है, जो आपके एग्जाम्स में आएगी, जो आपको जुडिशियल सर्विसेज को क्वालिफाई करने के बाद जो आपको जरूरत होगी जिन शब्दों की, जिन टर्मोलॉजीज की, जिन हिंदी शब्दकोशों की, वो मैं आपको सभी जरूर दिलाऊंगा। ज्यादातर लोग हमारे सभी एक्ट, सभी लॉज हिंदी और इंग्लिश दोनों में और लोकल लैंग्वेजेस में बनाए जाते हैं जनरली। इंग्लिश के नाम सभी जानते हैं, सभी इंग्लिश के शब्दों का जानते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन है, सीआरपीसी है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, आईपीसी है, एविडेंस एक्ट है। बट उसका हिंदी जब मतलब पूछा जाता है तो वो एक बार कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे हिंदी तो कभी सुना ही नहीं, क्योंकि आपने कभी भी अपनी लाइफ में जनरल वे में कभी उसकी हिंदी नहीं सुनी है और ना किसी ने आपको उस बारे में बताया है।
जैसे एक लॉ स्टूडेंट को हिंदी में क्या कहते हैं, आप सब में कोई बता सकता है मुझे? विधि छात्र। गुड, वेरी गुड, आपने एकदम सही बताया। और लॉ ग्रेजुएट्स को? विधि स्नातकोत्तर स्नातक। या स्नातक। स्नातकोत्तर जो आप बता रहे हैं वो दूसरी फॉर्म होती है, वो मैं आगे की क्लासेस में आपको डिस्कस करूंगा। हिंदी व्याकरण में जब मैं आपको बताना शुरू करूंगा तो मैं हिंदी व्याकरण की जो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और भी जो जो पार्ट्स हैं जिनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं वो मैं आपको सभी बताऊंगा। एक बहुत ही हम सभी के लाइफ में होता है, अपने जीवन में जर्नल में देखते हैं कि हमारे घरों में ज्यादातर लोग मुहावरे कुछ बोलते हैं, खासकर जो बुजुर्ग होते हैं घर के, वो कुछ ना कुछ मुहावरे से बोलते हैं जब वो कुछ घर में देखते हैं। जैसे नाच नावे आंगन टेढ़ा, जनरली अक्सर सुन लेते हैं हम लोग घर पे। क्या किसी को इसका मतलब पता है? चलिए बिना कोई कुछ नहीं। सीखे हाँ, कुछ काम करना। गुड, सही। आपने काफी हद तक आपका कोशिश काफी सही थी, बट मतलब एग्जैक्टली बताया जी। सर, मतलब खुद आप अपने स्किल में अच्छे से नहीं है पर किसी दूसरे पे दोष लगा रहे हैं। वेरी गुड, आपने एक्सप्लेन अच्छा किया, लेकिन जब आपको ये मुहावरा लिखना होता है तो आपको उसकी एग्जैक्ट मीनिंग लिमिटेड शब्दों में लिख के फिर उसका एक वाक्य प्रयोग करना होता है। वाक्य प्रयोग आपको बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, लेकिन जब तक आपको इसकी एग्जैक्ट मीनिंग नहीं होगी आपको उसमें पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो हमें हिंदी पे इस बात का जरूर फोकस करना है कि हमारी जो व्याकरण के साथ साथ पर्यायवाची है, विलोम शब्द है। विलोम शब्द आपने सुने होंगे, अपोजिट जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में। जनरली अक्सर सुनते ही रहते हैं बहुत से शब्दों को, लेकिन जो पेपर में पूछे जाते हैं वो कहीं ना कहीं आपके लीगल टर्मोलॉजी से जुड़े होते हैं जिनके आपको मतलब नहीं पता होते हैं। आम आदमी को नहीं पता होता है, वो एक लेमैन से दूर होती है, वो जो एक विधि को जानता है इंसान या फिर उससे जुड़ा हुआ है वही उस चीज को बता सकता है। अब अगर मैं आपसे पूछूं तो आप सभी, एक बेसिक है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हिंदी में क्या कहते हैं। मेरे हिसाब से सभी को पता होगा, ये कोई क्वेश्चन का विषय नहीं है कि ये भारतीय संविधान हम सभी जानते हैं। संविधान को लिखते कैसे हैं ये जानना जरूरी है। मैं उसके लिए मैं आपको एक चार्ट शेयर कर रहा हूँ अभी, आप सभी उसमें देख लें। मैं आपको उसमें ये चीज दिखा रहा हूँ कि जो फाइल्स हैं इसमें, जैसे कि ये मैंने आपसे ये शेयर किया, तो एक सेकंड, सॉरी, दिस वन नॉट सेकंड पेपर, मैं आपको एक मिनट शेयर कर रहा हूँ। और आप सभी से मैं यही कहना चाहूंगा कि थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर कुछ मिस हो रहा है तो मैं उसे सही कर रहा हूँ यहाँ पे। जैसे कि आपकी स्क्रीन पे होगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हिंदी में हम भारतीय संविधान कहते हैं। उसी प्रकार कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर को जनरली आप लोगों में कुछ लोग शायद जानते हो, उसे हम दीवानी प्रक्रिया संहिता कहते हैं। जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है हमारा, वो दीवानी प्रक्रिया संहिता कहलाता है। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर दंड प्रक्रिया संहिता कहलाता है। भारतीय पीनल कोड, सॉरी, इंडियन पीनल कोड भारतीय दंड संहिता कहलाता है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भारतीय संविदा अधिनियम कहलाता है। आपने ये आपकी स्क्रीन पे है ये चीजें, आपको समझ आ रही होगी। इस बार थोड़ा मैंने हैंड रिटन किया है, मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट टाइम के पहले पहले मैं आपके लिए ये टाइप रखूं जिससे आपको राइटिंग का इशू ना हो। अगर किसी को कोई स्पेलिंग लग रही हो कि सर कैसे लिखा है, क्या लिखा है, तो मैं एक बार एक्सप्लेन कर सकता हूँ। अगर आप में से किसी को किसी तरह का कुछ इसमें पूछना है कि हिंदी का कोई मतलब या फिर किसी भी मात्रा का समझ में ना आना हिंदी में। सर, संहिता का मतलब क्या होता है? कोडिफिकेशन मतलब मैम कोड, संहिता का मतलब कोड होता है। जैसे कोड का मतलब आप समझती हैं कि जब कोई भी चीज, हम किसी चीज को कोडिफाइड करते हैं, मतलब उसको नंबर्स में लाते हैं या फिर किसी चीज में एक कोडिंग करते हैं, तो उसे हम कोड बोलते हैं इंग्लिश में। उसी को हम हिंदी भाषा में, जब शुद्ध हिंदी भाषा में, उसे हम संहिता कहते हैं। संहिता का मतलब होता है संख्या के साथ जुड़ी हुई चीजों को हम संहिता कहते हैं। ये जब आप हम संधि विच्छेद पढ़ाएंगे तो उसमें काफी चीजें आएंगी, तब भी मैं आपको इन चीजों का एक्सप्लेन करूंगा। तो संहिता के विषय में आप ध्यान रखें, क्योंकि अक्सर लोग कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में दंड प्रक्रिया सभी को ध्यान रहता है, संहिता पे ही लोग भूल जाते हैं कि ये क्या है। तो बाकी आप देख लें, जैसे कॉन्ट्रैक्ट की मीनिंग हिंदी में संविदा होती है। करार भी कहा जाता है, करार आपका उर्दू शब्द है, लेकिन जब आप शुद्ध हिंदी की बात करते हैं तो आप संविदा की बात करते हैं। इसके अलावा किसी भी शब्द में आपको हो सर, सिविल को दीवानी कहा जाता है हर केस में, या सिर्फ अभी सिर्फ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के पर्सपेक्टिव से कहा जा रहा है? जी जी, सिर्फ सिविल
कोर्ट के प्रोसीजर से यहाँ पे कहा जा रहा है। इसमें भी कई जगहों पे चेंजेस आते हैं, वो जब मैं आपको आगे हिंदी के इसके विषय में और क्लोज जाऊंगा लेके, तो मैं आपको और क्लियर करूंगा इसके बारे में। जैसे आज मैंने आपको केवल 5 एक्ट्स के बारे में लिखा है, इसी तरह मैं आपको हर क्लास में ऐसे ही एक्ट्स के बारे में, क्योंकि जितने भी एक्ट बनते हैं उनकी हिंदी भाषा और इंग्लिश भाषा डायलॉग सीरीज आप जानते हैं आती है, तो उसका उनका हिंदी नाम साथ ही साथ इंग्लिश नाम जानना जरूरी होता है। क्योंकि जब भी आपको कोई अगर टर्मिनोलॉजी के साथ आपको कोई अनुवाद करने के लिए दिया गया, ट्रांसलेशन करने के लिए दिया गया, तो उसमें अगर कहीं भी शब्द का यूज हो गया तो आप वहीं पे अटक जाएंगे। और आपका जो एग्जामिनर होता है उसका ज्यादातर ध्यान यही होता है कि जो टेक्निकल टर्म्स हैं उसको लड़के ने कितना सही लिखा है, क्योंकि आप इस लेवल पे होते हैं कि वो आपकी जनरल ग्रामर नहीं चेक कर रहा होता है, वो आपकी वो क्वांटिटी चेक करना चाहता है माइंड की, कि इसमें आपके पास हिंदी शब्दों का कितना संग्रह है, कि आपने हिंदी के जो शब्द हैं, जो मेन शब्द हैं, जैसे इंग्लिश के हम लोग वोकेबुलरी स्ट्रॉन्ग करते हैं, जिनको स्पीकिंग करना होता है, जिनको बात करनी थी इंग्लिश में, उसी तरह हिंदी में जब हमें लिखना होता है तो हमें हिंदी के ये शब्दकोशों को बहुत ही मजबूत रखना होता है। तो आपके सामने ये 5 सब्जेक्ट्स हैं। इसके अलावा मैं आगे आपको और भी शेयर करूंगा। जैसे आपको मैं एक बताना भी चाहूंगा, इंडियन एविडेंस एक्ट को क्या कहते हैं, आप लोगों को पता है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम। बहुत अच्छे। इसी तरह से मैं आपको और भी सब्जेक्ट्स के बारे में भी नेक्स्ट उसमें बताता रहूंगा। आपने ये सारी ये वाले पेज को देख लिया है, मैं हटा दूं इसे? यस सर। सो अब हम आते हैं अपनी दूसरी टर्मिनोलॉजी पे। अब मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि मैं आप लोगों के माइंड में यही होगा कि मेन हमें फोकस करना है अपनी जुडिशरी एग्जाम के लिए। उसमें आपको क्वालिफाई करने के लिए आपको चाहिए ट्रांसलेशन पे कमांड, विलोम शब्दों पे कमांड, हिंदी के शुद्धिकरण पे कमांड, जो पेपर्स में डिफरेंट पेपर्स में आते हैं। लेकिन एक आप ध्यान देने वाली चीज देखेंगे तो जो ट्रांसलेशन या अनुवाद है वो ज्यादातर स्टेट्स में आता है, कि इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश, ये ज्यादा आता है। और इस पे मैं आपको नेक्स्ट क्लास से एक्सरसाइज भी दूंगा। मैं आपको उसमें शब्दों के साथ में जो अभी आपको शब्द मैं शेयर करूंगा, आपको मैं कुछ इंग्लिश के शब्द शेयर कर रहा हूँ जिनकी हिंदी मीनिंग लिखी होगी आपके सामने, आप उसे देख लें। आपके सामने ये इंग्लिश टर्म्स हैं, उसके आगे उनकी हिंदी मतलब लिखेंगे। एबडोनमेंट, अभित्याग। अभित्याग, आप हिंदी शब्द अभित्याग ज्यादातर लोगों ने शायद सुना हो या न सुना हो। अभित्याग का मतलब होता है किसी जैसे खंडहर या फिर उसको एकदम छोड़ देना। इसी तरह रिलीवेंसी। रिलीवेंसी आप बहुत ज्यादा यूज करते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट में। रिलीवेंट कौन सी चीजें रिलीवेंट है, कौन सी नहीं है, रिलीवेंसी है किस चीज की, कहानी है, बाकी और भी लॉज में ज्यादातर रिलीवेंसी टर्म्स का इस्तेमाल होता है। उसे हम हिंदी में सुसंगत कहते हैं। सा सा पे ऊ की मात्रा और फिर शा के ऊपर बिंदी, गा गा पे छोटी मात्रा और ता, तो इसे हम सुसंगत कहते हैं। इन दोनों टर्म्स को समझ गए आप लोग? यस अब सक्सेशन पे आते हैं, जिसे हम उत्तराधिकार कहते हैं। इंडियन सक्सेशन एक्ट भी है, आपने सुना होगा उसके बारे में। इसे हम उत्तराधिकार कहते हैं। इसमें कुछ ऐसी टर्म्स है जिसको आप जानते भी होंगे। वेव करना, अभित्यजन करना, अधित्यजन, आ था आधा ता या जा ना, अधित्यजन। अधि को आप थोड़ा उसमें पढ़ेंगे, त्यजन, त्यजन को आप थोड़ा आधा करके पढ़ेंगे या जाना के साथ। मैं और भी इनको एक्सप्लेन करूंगा, ये भी आपके लिए शुरुआती हैं। प्राइमरी फेसिया, प्रथम दृष्टि सिद्ध। जैसे हम अक्सर सुनते हैं प्राइमरी फेसिया हमें ये गिल्टी मिल रहा है, या प्राइमरी फेसिया ये हमें लग रहा है कि गलत नहीं है, तो उसे हम प्रथम दृष्टि सिद्ध बोलते हैं कि ये पहली नजर में क्या लग रहा है। छठे पॉइंट पे हम आते हैं, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। बहुत कॉमन चीज है, सबने सुना होगा, लेकिन इसकी हिंदी आपराधिक न्यास भंग। जो न्यास टर्म है इसमें, वो ट्रस्ट को डिनोट करता है, आपराधिक न्यास भंग। इसी तरह बिल ऑफ एक्सचेंज, जिसको हम विनिमय पत्र कहते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ स्टॉपेल, निबंधन के सिद्धांत। फैब्रिकेट, मिथ्या रचना या मिथ्या गढ़ना, जिसे हम किसी भी चीज को गलत बनाना हो, कुछ काउंटरफिट्स तैयार करना, वो फैब्रिकेट में मिथ्या रचना कहलाता है। हैबियस कॉर्पस के बारे में आप जनरली जानते ही होंगे। बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण।
आपको इनमें शब्दों में कोई दिक्कत है किसी को? एक बार आप लोग एक बार इसे पढ़ लें। अगर आपको लगता है कि हाँ इसमें कुछ है कि सर इसका मतलब नहीं समझ में आ रहा है या फिर ऐसी चीजें, तो मैं उसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। Sir, Okay. how is habeas corpus pronounced as? बंदी प्रत्यक्षीकरण। प्र पा पे आधी रा की मात्रा है, फिर आधा ता है या है, और क्षत्रिय वाला छा है, क्षत्रिय। Okay. ता रा ड़ा। और मैं इसको और भी आगे एक्सप्लेन करूंगा जब मैं आपसे थोड़ा और टर्मिनोलॉजीज डिस्कस करूंगा, तो आपको फिर चीजें और क्लियर होंगी। आज थोड़ा आपको ये कुछ शब्द भारी भी लग रहे होंगे कि ये कुछ हैवी से हैं, लेकिन जब आप इनको डेली उसमें अपने लिखने लग जाएंगे सर फैब्रिकेट तो आपको ये चीजें थोड़ा सा। मिथ्या क्या मतलब होता है? मिथ्या का मतलब होता है झूठ। आपने अक्सर सुना होगा, जो थोड़ा हिंदी भाषी क्षेत्र से बुजुर्ग होंगे या फिर पुराने लोग होंगे, उनके मुंह से अक्सर सुना होगा आपने, अरे उसने मेरे ऊपर मिथ्या आरोप लगा दिया, गलत आरोप लगा दिया। मिथ्या का मतलब होता है झूठा। मिथ्या जो टर्म है वो लीगल टर्म में यूज की जाती है। मिथ्या वो थोड़ा ज्यादा अच्छी लगती है कहीं टर्म में यूज कर। सर ये नंबर 6 वाला पॉइंट आप दोबारा बताएंगे, ये पूरा क्या लिखा हुआ है? हाँ, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, आपराधिक न्यास भंग। आपराधिक, क्रिमिनल का आपराधिक हो गया, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का न्यास भंग होता है। हिंदी मतलब न्यास भंग, मतलब आपने उनका भरोसा तोड़ दिया। भंग का मतलब होता है किसी भी चीज को तोड़ना या किसी के भरोसे को खत्म करना। तो इसलिए हिंदी जो टर्मोलॉजी में इस्तेमाल होता है उसे हम न्यास भंग कहते हैं। ओके सर, थैंक यू। सर ये आदित्य जन्म का मीनिंग क्या होता है? करना मतलब कि छोड़ देना, वेव ऑफ कर देना। आपने सुना होगा अतिथ्य जन करना, किसी भी चीज का छोड़ देना। छोड़ो ये मतलब जनरली आपने वेव ऑफ करने की टर्म सुनी होगी, उसी का मतलब होता है अधित्यजन करना। अधित्यजन, मैंने आपको बताया कि आ था पे की मात्रा आधा ता या जा न। थोड़ा इसमें आपको शायद स्पेलिंग की होगी, तो मैं नेक्स्ट टाइम से पूरी कोशिश करूंगा कि थोड़ा और क्लियरिटी रहे इन शब्दों में, कि आपको पढ़ने में समझ में आ जाए कि वो क्या लिखे। ओके सर। सर ये 8 पॉइंट में विबंधन है ना, विबंधन के सिद्धांत। इनके सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ स्टॉपल। आपने डॉक्ट्रिन ऑफ स्टॉपल से होगी कि ये आपकी जो डॉक्ट्रिन ऑफ स्टॉपल जो टर्म है, ये ज्यादातर इस्तेमाल होती है जब आपका ट्रांसलेशन आता है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ स्टॉपल वाला मैंने पिछले पेपर्स को जितने भी देखा है, ज्यादातर पेपर्स में, मैं सारे पेपर्स की नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ज्यादातर पेपर्स में डॉक्ट्रिन ऑफ स्टॉपल टर्म का इस्तेमाल होता है। क्योंकि डॉक्ट्रिन ऑफ स्टॉपल पे विबंधन के सिद्धांत ज्यादातर उन्हीं को पता होते हैं जिन्होंने डायरेक्ट से पढ़ा हो या फिर स्पेसिफिकली उसको ढंग से देखा हो। नहीं तो जनरल आदमी, इवन कोर्ट्स में भी डॉक्ट्रिन ऑफ स्टॉपल का ही इस्तेमाल किया जाता है। प्रबंधन का सिद्धांत जो आपको जो टर्म्स यहाँ बताई जा रही है, ये जनरली आपसे जो लिखने में काम आती है, जब आपको कोर्ट में भी कोई ऑर्डर निकालना है या फिर किसी भी पर्टिकुलर ड्राफ्टिंग करनी है हिंदी में, तो उसमें आपको ये सारे शब्दों का इस्तेमाल करना होता है। इसके अलावा किसी को नहीं? नेक्स्ट पेज पे मैं चलूं? Yes, sir. अभी हमने आपको दो चीजें दिखाई, जिसमें एक था आपका मैंने इंग्लिश के टर्म्स दिखाई आपको, कुछ पेरेक्ट्स के, कुछ सब्जेक्ट्स के हिंदी मतलब बताया आपको। ये सारी चीजें मतलब जब आप स्टेप बाय स्टेप में आपको आगे नोट्स भी प्रोवाइड करवाऊंगा हम लोगों की तरफ से, जो प्रोवाइड किए जाएंगे उसमें आपको सारी चीजें होंगी कि आपको एक इस फॉर्म में एक जगह पे सारी चीजें मिल जाए कि जब आपकी पेपर्स हो तो आप पढ़ते चलें उसे, और जब आपका एग्जाम होने वाला हो तो आप एक बार उन्हें अगर बैठ के रिकॉल कर लें तो आपके दिमाग में वो सारी टर्म्स, सारी चीजें आ जाए, जिससे जब आप ट्रांसलेशन करने जाए या फिर एस्से लिखने जाए तो आप उसको और बेहतर तरीके से लिख सकें। जब आप एस्से लिखते हैं, निबंध जिसे हम कहते हैं, तो निबंध ज्यादातर आता है ऐसे सामाजिक मुद्दों पे जो कि कहीं ना कहीं आपसे जुड़े होते हैं। एक बहुत ही चर्चित मुद्दा है, पेपर्स में भी आया हुआ है, यूपीएपीयू में, यूपी जुडिशरी में भी पूछा गया था, राजनीति में धर्म का हस्तक्षेप।
किस स्तर तक सही है। ये जो मुद्दे होते हैं जब हम इन पे लिखते हैं तो हमें अपनी जो जैसे हम एसे राइटिंग जब करते हैं तो इंग्लिश के एसे राइटिंग में भी हमारी ये प्रेफरेंस होती है कि थोड़ा इन्वर्टेड कॉमा में कुछ चीजें करना या फिर कुछ ऐसे किसी लाइन को लाना जो किसी अच्छे फिलोसफर ने या फिर किसी अच्छे इंग्लिश के लिटरेचर बंदे ने बोली है। उसी तरह हिंदी में भी वो चीजें होती हैं जब आप किसी निबंध को लिख रहे होते हैं और उससे रिलेटेड कुछ ऐसा है जो हमारे किसी साहित्यकार ने बोला है, तो वो अगर आप टर्न इस्तेमाल करते हैं, बहुत बड़ा नहीं लिखना है आपको कि एक पैराग्राफ, उसमें बस एक लाइन या दो लाइन, वो जब आप लिखते कोट कर देते हैं तो वो आपका हैवी हो जाता है निबंध, और उससे जो पढ़ने वाला इंसान है वो एक अलग से उसको एक जुड़ाव हो जाता है। क्योंकि जब भी आप कभी हिंदी को पढ़िए और किसी की बहुत शुद्ध हिंदी पढ़िए, किसी भी पुराने साहित्य को आप उठा के देखिए, तो जब आप साहित्यों को पढ़ेंगे तो उसमें ये चीज आपको दिखेगी कि हाँ ये चीजें हैं। और जब हम इन चीजों पे जो उसमें उनकी लाइन्स हैं, जो उनकी एक दो कोडिंग है, उसका एक छोटी सी लाइन का मतलब बहुत कुछ होता है। अगर आप वो मेंशन कर देते हैं तो आपको एक पूरा पूरा पैराग्राफ नहीं लिखना पड़ता है। तो कम शब्दों में आप काफी चीजें उसमें कह जाते हैं जो कि काफी आपके मैटर को इफेक्टिव बना देती है, और जो इससे एग्जामिनर जो बाकी कॉपियां होती हैं उनमें से आपकी जो पर्टिकुलर आंसर शीट है उस पर उसका ध्यान जाता है, और वो ज्यादा से ज्यादा मार्क्स देने की कोशिश करता है आपको एसे में। ट्रांसलेशन, एसे, ये दो ऐसी चीजें मैंने आपको बताया था कि इसमें पूरे मार्क्स नहीं मिलते हैं। वो पूरी तरह से एग्जामिनर के माइंडसेट पे डिपेंड होता है कि वो उस चीज को जो आपने लिखा है जिस भाव से, उस भाव को वो पढ़ सके, पहुंच सके उस तक। कि निबंध सभी लिखते हैं, आप सभी ने लिखे होंगे ऐसे। आपको अगर एक छोटी सी किसी भी चीज पे ऐसे लिखने को बोला जाए तो आप सभी लिखेंगे, लेकिन आप सभी में जब आप सभी अपना एक साथ अगर रख के सबका पढ़ेंगे एक बार, तो आपको ये एहसास होगा कि आपने जो सेंस में लिखा है, जो सामने वाला इंसान है उस चीज को उसी सेंस में नहीं पढ़ रहा है। क्योंकि जो आप लिख रहे हैं आपका भाव कुछ और है, लेकिन जो पढ़ रहा है वो उस भाव को नहीं समझ पा रहा है। क्यों? क्योंकि आपने जो शब्द इस्तेमाल किए हैं, जो उसमें आपने टर्म्स इस्तेमाल की हैं, वो उस भाव को नहीं रिफ्लेक्ट कर पा रही हैं। वो कहीं ना कहीं वो चीज नहीं शो कर पा रही है जो आप उस शब्द से कहना चाह रहे हैं। तो जब आपके शब्द के साथ एक नाइंसाफी सी होती है कि वो जो कहना चाहता है वो कह नहीं पाता है, तो उसमें आपको ये दिक्कत आती है कि आप लिखते हैं बहुत अच्छा, वो आपको वो चीज पता होती है कि आप लिख रहे हैं इस चीज को, आपको किस सेंस में लिखे हैं, तो आपको उसका मीनिंग बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब उसे कोई एक आदमी पढ़ रहा होता है और वो उस मीनिंग से मैच नहीं कर पा रहा है उस चीज को, तो वो उस लेवल पे उसको नहीं समझता है। फिर वो उसको कहीं ना कहीं हाँ होगा कुछ लाइट है, इसी सेंस में उसको छोड़ देता है। तो ऐसे राइटिंग के लिए भी मैं आपको आगे प्रैक्टिसेस के लिए मैं आपको वो टॉपिक्स दूंगा जो पिछले पेपर्स में आई है, और वो टॉपिक्स जो आपको आने वाले एग्जाम्स में आने की उम्मीद है। और मैं गारंटी तो नहीं देता हूँ, लेकिन मैं इतना भरोसा रखता हूँ कि अगर मैंने आपको कुछ एसेस करवाए तो जरूर जरूर आपके जो एसे आएंगे एग्जाम में उसमें से आपको फायदा मिलेगा जब आप उसको लिखेंगे। इसी के साथ ट्रांसलेशन पे आते हैं। हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी होता है ट्रांसलेशन। इंग्लिश वाले को जनरली हिंदी में ट्रांसलेट करते टाइम आप इंग्लिश ग्रामर को, थोड़ा बहुत हिंदी व्याकरण को रिलेट करते हुए उसको आप कन्वर्ट करते हुए लिखते जाते हैं। बट आप जब लिखते हैं तो आप वो भाषा इस्तेमाल करते हैं जो आम बोलचाल में चलती है। जो मैं आज आपसे अभी बात कर रहा हूँ और हम आपस में हिंदी में बात करते हैं, वो हिंदी होती है, बट वो खड़ी बोली बोली जाती है। उस हिंदी भाषा को खड़ी बोली बोला जाता है कि ये बात करने की आम बोलचाल की भाषा है। जब आप शुद्ध हिंदी की तरफ जाते हैं तो वो बहुत ही क्लिष्ट होती है। क्लिष्ट का मतलब कठिन होती है, क्योंकि वो शब्द, अब कठिन शब्द सभी को पता है, क्लिष्ट का मतलब वही है कठिन, लेकिन आपने क्लिष्ट लिख दिया तो कहीं ना कहीं एग्जामिनर को लगेगा कि इसको इस भाव का मतलब पता है, और ये जो लिख रहा है परीक्षार्थी, जो जज बनने के लिए अपने आप को रख रहा है, उसको इस चीज का मतलब पता है। क्योंकि जब आप जजमेंट देते हैं, किसी तरह का कोई ऑर्डर पास करते हैं, तो आपका ऑर्डर आपने सुना होगा क्लासेस में कि जो ऑर्डर्स होते हैं, किसी भी जज की काबिलियत उसके ऑर्डर से ही आंकी जाती है। वहां पे वकील का रोल खत्म हो चुका होता है, क्योंकि जो ऑर्डर देता है वो जज दोनों वकीलों की सारी बातों को सुनने के बाद अपने शब्दों में बहुत बेहतरीन ऑर्डर देता है, जिसको कुछ सेटिस्फाई होते हैं लोग, कुछ लोग नहीं होते हैं, वो लोग पक्षकारों के ऊपर होता है, लेकिन वो मैटर करती हैं चीजें। इसी तरह जब आप ट्रांसलेशन की बात जो मैं आपसे कह रहा था, मैं आपको इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश दोनों ट्रांसलेशन दूंगा। अब मैं आपको कुछ हिंदी की टर्म्स एक बार शेयर करना चाहूंगा जिनका इंग्लिश मतलब होगा। आप उनकी इंग्लिश मतलब जानते होंगे, लेकिन वो हिंदी टर्म्स आप देख के यही कहेंगे कि ये टर्म्स तो ज्यादातर आपने नहीं सुनी है। एक्नॉलेजमेंट आप सभी ने सुना है, सभी जानते हैं। अभिस्वीकृति कहते हैं एक्नॉलेजमेंट को हिंदी में। अभिस्वीकृति, एक्नॉलेजमेंट, पहला शब्द
दूसरा विधि द्वारा, सॉरी, प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ। इंग्लिश में उसको प्रिस्क्राइब बाय लॉ को हिंदी में जब हम पढ़ते हैं तो वो विधि द्वारा निर्धारित, विधि द्वारा निर्धारित, प्रिस्क्राइब बाय लॉ। जो तीसरी टर्म है वो इंग्लिश में जब आप पढ़ेंगे वाइड एब इनिशियो, ये वाइड एब इनिशियो लॉ की फील्ड में जब हम जाते हैं तो बहुत कॉमन टर्म है, ये हमें स्टार्टिंग में सबसे पहले पता चल जाता है। ये लीगल टर्म, लीगल मैगजीन जब हम पढ़ते हैं तो ये सबसे स्टार्टिंग की लीगल टर्म्स में से एक है, सभी जानते हैं इसको, और बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है इसका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में और टीपीए में और अन्य अन्य जगहों पे बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। इसे जब हम हिंदी में पढ़ते हैं तो जब जर्नल हमें कोई बताता है कि मतलब शुरुआत से ही जो चीज गलत है, लेकिन जब आप उसको एग्जैक्ट हिंदी पढ़ते हैं तो आरंभता शून्य, आरंभता एक होता है आरंभ, आरंभ का मतलब होता है शुरुआत, यहाँ पे लीगल टर्म है इसलिए आरंभता शून्य इस टर्म को इस्तेमाल किया जाता है। जब भी आपकी किसी भी टर्म ट्रांसलेशन में वाइड एब इनिशियो लिख के आ रहा है तो आपके माइंड में आरंभता शून्य अपने आप आ जाना चाहिए कि हाँ इसका मतलब आरंभता शून्य ही मुझे लिखना है। इसी तरह प्रतिकूल, रिप्यूगनेंट, प्रतिकूल का रिप्यूगनेंट हो गया। अवैध, जर्नल है, अनलॉफुल को अवैध ही बोलते हैं आप, जैसे लॉफुल कोई चीज होती है तो उससे वैध बोला जाता है, उसी तरह जब अनलॉफुल होती है तो अवैध होती है। ये वैध और अवैध भी आपके विलोम में भी आ चुका है। एक पेपर में हिमाचल के मैंने देखा था कि वैध का विलोम बताएं, वैध का अवैध होता है विलोम। इंग्लिश में उसे लॉफुल अनलॉफुल बोलते हैं। जब सिक्स टर्म पे हम पहुंचते हैं तो विधि निर्माण, लेजिस्लेशन, विधि का निर्माण। आप सभी जानते हैं कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में पावर डिवाइड की गई है वो तीन तरह से बांटी गई है, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन का काम होता है विधि निर्माण, विधि निर्माण उसका जो हिंदी मतलब है वो भी उसका मतलब विधि निर्माण है, लेजिस्लेशन का मतलब विधि निर्माण है। सातवीं टर्म है दोषपूर्ण अभियोजन, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन। जनरल टर्म में आप सुनते ही रहते हैं मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, अक्सर आपको न्यूज़पेपर्स में भी सुनना। जी बताएं। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि विधि निर्माण और विधान में क्या डिफरेंस है? विधि निर्माण और विधान में जो विधि निर्माण का जो मेन कॉन्सेप्ट है, विधि निर्माण और विधान शब्द में ज्यादा वैसे शाब्दिक अंतर नहीं है इनका, बस बहुत ही एक बहुत पत्ती रखी वाला मतलब आप समझिए कि जब विधि निर्माण का लेजिस्लेशन से मतलब होता है और विधान जो विधि का निर्माण करते हैं उनके लिए विधान शब्द का इस्तेमाल किया जाता है जनरल उसमें। बाकी इसमें और भी डिफरेंसेस हैं, मैं अगर आप चाहेंगे तो मैं इसके बारे में थोड़ी और चीजें आपको आगे भी क्लियर कर दूंगा, लेकिन अगर आप जनरल मतलब समझें तो विधि निर्माण और विधान में विधि निर्माण किसी चीज को बनाना और विधान का मतलब वो जो उसे बनाने वाले हैं, कहीं ना कहीं उससे वो डोनेट हो जाती, रिलेट हो जाती है चीज। ओके सर। सर तो शायद ऐसा ऐसा हो सकता है क्या कि विधि निर्माण मतलब लॉ बनाना और विधान मतलब लॉ, मतलब क्योंकि मैंने ऐसे जी नहीं जी, फील। लॉ, विधान का मतलब लॉ भी होता है और लॉ बनाने वाले भी होता है। इसका शाब्दिक मतलब इसके शब्द का, जब ये किसी एक पूरे वाक्य के साथ लिखा होता है, जब आप पूरे वाक्य को पढ़ते हैं तो उसमें ये जो शब्द आता है उस वाक्य से रिलेट होने के बाद ये अपनी मीनिंग बदल देता है। जी इंग्लिश में कई सर। बार हम जी सर। सर मैंने ऐसा इंग्लिश में, सीरियल वगैरह में सुना था कि ये कैसा विधान है, हाँ, तो इससे मुझे वो कहीं ना कहीं धार्मिक उसमें चला जाता है। विधान है कि ये एक जो ऊपर वाले का बनाया हुआ सिद्धांत है, तो वो जो बनाया हुआ है उसी को विधान बोल देते हैं उस जगह पे। वो बनाया हुआ या बनाने वाले उनका, हम लोग कहते हैं विधाता का विधान है, आपने अक्सर ये टर्म हाँ होगी। तो वो कहीं ना कहीं उसी चीज को डिनोट करता है। अगर वो विधान का विधान बोला जाएगा तो सुनने में पता लगेगा, इसलिए विधाता का विधान टर्म इस्तेमाल की जाती है। विधान शब्द और विधि निर्माण शब्द ये आपस में बहुत ज्यादा सिमिलर हैं। इनके लिए क्या कहते हैं, जब आप देखते हैं तो अगर आप विधि निर्माण इस्तेमाल करते हैं तो जो मैंने पुरानी पेपर्स में देखा है, जिनमें जिसके मैंने सॉल्व आंसर्स भी देखे, तो उसमें ज्यादातर विधि निर्माण का इस्तेमाल किया गया, इसलिए मैंने विधि निर्माण को यहाँ पे रखा है। आठवें पे अगर हम आते हैं, लिस पेंडिस,
विचाराधीन वाद, लिस पेंडिस आपने सभी ने पढ़ा होगा लॉ में। इसको हम विचाराधीन वाद कहते हैं, जो अभी भी अंडर ट्रायल है, उस पर अभी भी कोर्ट को विचार करना है। विचाराधीन, विचार के अधीन, यहाँ पे अगर संधि विच्छेद का अगर आप सेंस समझें तो विचार और अधीन शब्दों को मिला के विचाराधीन शब्द का निर्माण हुआ है। विचाराधीन वाद इनसे कहते हैं। किडनैपिंग का ज्यादातर लोग, आप लोग मतलब क्या समझते हैं किडनैपिंग को हिंदी में? अपहरण, तो हम उठाना किसी। अपहरण किडनैपिंग नहीं होती है, वो abduction को क्या बोलते हैं? abduction होता है। जी, abduction होता है आपका किडनैपिंग, वो सॉरी अपहरण। और किडनैपिंग का मतलब होता है वह अपहरण, वह पहरण, वह आधा वा या पा हा रा ड़ा, वह पहरण। ये भी दो शब्दों से मिलकर बना है, अपहरण और वह करके एक शब्द है। सर दोनों में डिफरेंस क्या है? मैम किडनैपिंग और abduction, यस, और अपहरण इन हिंदी वर्ड्स या हिंदी वर्ड्स में। अगर आप अपहरण और व्याहरण में बात करें तो जो व्याहरण होता है वो, जैसे कि हम इंग्लिश में जानते हैं कि जो बच्चों का जब वो किडनैपिंग होती है, जो लॉफुल गार्जियनशिप से हटते हैं, उनको हम व्याहरण कहते हैं। और जब एक मेजर जो कि अपनी चीजें जान रहा है और अनलॉफुली उसको रोका जाता है या उसे कहीं ले जाया जाता है, तो उसे हम अपहरण कहते हैं। हम जनरल टर्म में न्यूज़पेपर्स में उसमें हम किडनैपिंग ही पढ़ते हैं, चाहे वो बच्चे की हो चाहे वो बड़े की हो, बट इसमें बच्चे और बड़े वाला जो डिफरेंस है वो है यहाँ पे, व्यापहरण और अपहरण। सर एक चीज पूछना थी, जैसे हमने एग्जाम मतलब अभी जैसे हमने कुछ शब्दों के मीनिंग्स देखे कि किडनैपिंग और अबडक्शन के हिंदी वाले टर्मिनोलॉजी में क्या अंतर है, जैसे उन्होंने पूछा था। तो व्यापारण का हमने देखा कि अगर 18 साल से कम उम्र के बच्चों का हो तो किडनैपिंग, और अबडक्शन हमने देखा कि इससे ज्यादा का हो। तो सर अगर इंग्लिश वर्ड का मीनिंग आता हो, जैसे कि किडनैपिंग का मतलब क्या है या अबडक्शन का मतलब क्या है, मीनिंग पता हो अगर हमें, और मतलब जो प्रॉपर हिंदी वर्ड है, जो क्लिष्ट हिंदी वाला वर्ड है, तो उससे ऑटोमेटिकली देख के समझ में आ जाएगा। मतलब इसमें कुछ ऐसा ज्यादा कंसेप्चुअल नहीं रह जाता अगर इंग्लिश में आपको पता हो तो। हाँ, इंग्लिश में अगर आपको समझने का रह नहीं जाता। मतलब अगर 100 शब्द मैं ऐसे ले लूं और उनके पैरेलल इंग्लिश वर्ड्स लिख दिए जाए, जैसे कि एक्नॉलेजमेंट, तो उसका मतलब अभी स्वीकृति हुआ। तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं कि प्रिंसिपल की वो समझ जाऊं तो मैं समझ जाऊंगा कि एक्नॉलेजमेंट को अभी स्वीकृति ही क्यों बोला, विधि द्वारा निर्धारित क्यों नहीं बोला। मतलब इसमें जी इसलिए मुझे थोड़ा सा मतलब बस मेरा ये एक ऑब्जर्वेशन था, मतलब विद रिस्पेक्ट टू डाउट्स कि अगर लोग मतलब इस चीज में डाउट्स पूछे जाएं तो मुझे लगता है कि इसका निवारण करने का कोई मतलब कोई तरीका नहीं है। जी इसका तरीका तो यही है कि वही है कि मतलब वर्ड देखो, उसका मीनिंग तुम्हें इंग्लिश का ऐसे ही पता है तो हिंदी का जो वर्ड है उसे याद कर लो। जी, आप जैसे हिंदी के वर्ड की बात कर रहे हैं, अब सपोज आपके सामने किडनैपिंग करके कोई एक लाइन आई ट्रांसलेशन में और आपने उसमें नहीं ध्यान देके अपहरण लिख दिया, तो वो आपका मीनिंग चेंज हो गई। जो एग्जामिनर बैठा है वो आपके मार्क्स काट लेगा उसमें। एक बहुत सिंपल सी बात है, क्योंकि ये दोनों के मतलब, आप जैसे आप कह रहे कोई इसमें प्रिंसिपल नहीं है, इसमें कोई हार्डकोर प्रिंसिपल नहीं है, बट इसमें इन चीजों को याद रखना जरूरी है। जैसे हम कहते हैं कि रटना जरूरी है थोड़ा सा, तो ऐसा कुछ टर्मिनोलॉजीज को हमें याद रखना जरूरी होगा। जी सर, मैं वही कह रहा था कि अगर किडनैपिंग और अबडक्शन, जैसे किडनैपिंग का मतलब होता है व्यपहरण और अबडक्शन का मतलब होता है अपहरण, ये दोनों शब्द अगर लिख दिए जाए और उनकी मीनिंग बता दिए जाए तो उसको रटा जा सकता है, मतलब याद किया जा सकता है। जी। तो वही इसलिए मुझे लगा था कि इसमें डाउट वाला प्रोसेस का मेरे को ज्यादा पर्पस समझ में नहीं आता कि इसमें डाउट्स का लगा नहीं कि ज्यादा यूटिलिटी है। अगर हम 100 वर्ड याद कर लें उतने टाइम स्पैन में तो ज्यादा फायदा होगा, तो इसमें डिस्कशन करके कुछ समझने का नहीं है। नहीं, वो आज आपकी पहली क्लास थी, इसलिए मैंने इन चीजों को मैंने स्टार्टिंग में रखा है। आगे से मैं आपको जैसे ये जो आपको मैं वर्ड्स बता रहा हूँ, ये वर्ड्स आपको 3 जगह काम आएंगे। जब आपको किसी शब्द को, जैसे अभिस्वीकृति ऊपर लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं, अभिस्वीकृति
इस तरह से भी लिखा जाता है और इसी में मात्रा आगे पीछे करके अभिस्वीकृति लिख दी गई। उसमें ऊपर में हेडिंग डाल दी गई कि इन शब्दों के शुद्ध, इनको शुद्ध करके लिखिए। तो अगर आपने अभिस्वीकृति जिस तरह लिखी गई है इसी तरह से आपको पता है तभी आप उसको शुद्ध कर पाएंगे, वरना आपको पढ़ने में वो भी अभिस्वीकृति प्रोनाउंस करेगा और ये भी अभिस्वीकृति सुनाई देगा। इसलिए इन शब्दों को थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करके समझना, एक होता है कि आपको कि आपने याद कर लिया, आपको याद हो गया, वो आपको बहुत फायदा करेगा, लेकिन अगर आपको उनका एग्जैक्ट मतलब भी थोड़ा थोड़ा पता है तो वो आपके लिए, जब आप ऐसे राइटिंग करेंगे तो उसमें आप जब ट्रांसलेशन करेंगे उसमें दोनों में आपको बेनिफिट देगा। जी सर। तो मैं आगे से, जैसे मैंने आपको ये 10-10 टर्म्स दिए हैं, मैं 10 टर्म्स नहीं रखूंगा, मैं प्रेफर करूंगा कि मैं आपको 20 to 25 टर्म्स सीधे एक बार में दूं, जिसको मैं आपको और वो टर्म्स होंगी जिनसे रिलेटेड मैं आपको ट्रांसलेशन भी दूंगा, जिसमें आप उन्हीं शब्दों से जुड़े हुए आप जब ट्रांसलेशन करेंगे तो आपकी एक एक्सरसाइज हो जाएगी और आपको ज्यादा उसे याद नहीं करना पड़ेगा। एंड सर, याद ना करने का एक तरीका संधि विच्छेद भी होता है, जिसमें आप वर्ड को अलग अलग तोड़ के समझते हो, जी जी जिससे आपको समझने में वो मिलता है आसानी कि अच्छा इसका नाम किडनैपिंग, हरण मतलब जैसे उठाना हो गया, तो अब सिर्फ व्याप और अप में डिफरेंस रह गया, तो मे भी उनका डिफरेंस होगा थोड़ा बहुत, राइट सर? जी जी, यही डिफरेंस चलेगा। और एक चीज इसमें और रहती है, जो मेन आपको मेरा ये टर्मिनोलॉजी दिखाने का मतलब है, वो मेरा मेन इस कारण ये है क्योंकि आपको जब हिंदी के जो शब्द दिखेंगे वो आप उनको, अगर एक बार आपने, जैसे इसमें भी स्पेलिंग का ही मैटर करता है कि कौन सी मात्रा किस साइड लगी है, कहाँ पे रा नीचे लग रहा है, कहाँ पे रा को ऊपर लगाया जा रहा है, ये चीज क्योंकि बहुत वाइड, इसको अगर समझना चाहेंगे तो आप पूरी, आपको हिंदी का व्याकरण बैठ के पढ़ना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको इसमें चीजों को बेसिकली एक्सप्लेन करते हुए ये शब्द मैं दूंगा, और मेरा आपसे जो मतलब मेरा जो आपके लिए वो काम होगा, मैं प्रेफर यही करूंगा कि आपको मैं उन्हीं शब्दों को ज्यादातर दूं जो आपके एग्जाम में या फिर आपके एग्जाम के बाद आपके काम में आपके इस्तेमाल आ जाए। मैं आपको पूरी लीगल डिक्शनरी में भी सारे शब्द मिल जाएंगे, सारी चीजें अवेलेबल होंगी, लेकिन आपको वो इतना टाइम नहीं होगा कि आप पूरी लीगल डिक्शनरी लेके बैठें। अगर आपको ये कुछ सेलेक्टिवली अगर 100 से 150 वर्ड शब्द पता है तो आप हिंदी के पेपर को काफी हद तक कवर कर लेंगे। आप ट्रांसलेशन कवर कर लेंगे, आप शुद्धकरण वाला पार्ट कवर कर लेंगे, इवन आप जब एस्से लिखेंगे तब भी जब आप किसी भी चीज को आपके माइंड में आ रहा है और उसका सही सही मतलब लिखते जाएंगे तो वो चीज और इफेक्टिव होती जाएगी। इसलिए मैं ये आपको टर्मिनोलॉजीज यहाँ पे दे रहा हूँ, और आगे मैं इन चीजों को एक एक फोन पे करके मैं आपको ये प्रोवाइड भी करवाऊंगा, मैं बात कर लूंगा इंस्टीट्यूट से। जी राजू जी बताएं। सर मेरा सवाल ये है कि अवैध और गैर कानूनी में क्या अंतर है? वैध और गैर कानूनी दोनों एक दूसरे के समानार्थी शब्द हैं। समानार्थी शब्द होते हैं, ये भी पूछा जाता है आपसे कि समानार्थी शब्द किसे कहते हैं। समानार्थी शब्द होते हैं कि जिनका अर्थ एक ही निकलता है, बस शब्द डिफरेंट। अवैध और गैर कानूनी शब्दों का दोनों का मतलब एक है कि दोनों अनलॉफुल हैं, बस शब्द अलग अलग हैं। अवैध शुद्ध हिंदी शब्द है, गैर कानूनी, जी बताएं। सर इसमें एक चीज हो सकती है, मतलब शायद, मतलब मैं अगर सही हूँ तो सर, अवैध और गैर कानूनी में उतना ही अंतर होगा जितना इनवैलिड और इलीगल में होगा। जो चीज इनवैलिड है वो अवैध हुई और जो चीज इलीगल है वो गैर कानूनी हुई। और जरूरी नहीं है कि इनवैलिड चीज इनलीगल भी हो, वैलिडिटी का बेसिस लॉ के अलावा भी हो सकता है। लेकिन जो एक जनरल उसमें अगर हम बताएं आपको, तो ये जो इस पर मैंने शेयर की, जो आपने अभी बताई ये चीज, वो काफी पॉइंटेड है। मैं नेक्स्ट वाले लेक्चर में इस बारे में भी आपको जरूर एक्सप्लेन करूंगा, और मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि जो समानार्थी शब्द हैं जैसे अवैध का, गैर कानूनी या फिर और भी, इनके भी थोड़ा बहुत सेंस, वही जो मैंने आपको पहले बताया कि हर शब्द का भाव बदल जाता है कि वो किस चीज के साथ, किस वाक्य के साथ लिखे गए हैं। इसलिए शब्दों का महत्व वहां पे आता है कि जैसे अब मैं अवैध किसी चीज पे लिखा। जी बताएं। सर यू कंप्लीट फर्स्ट, देन उसके बाद मैं पूछ लूंगी। ओके, तो मेरा कहने का मतलब ये था कि अब जब जो भी शब्द होते हैं जैसे अवैध या गैर कानूनी या फिर जो भी शब्द हैं, अगर आप इन शब्दों पे जाएं तो ये शब्द कहीं ना कहीं आपकी चीजों के जो भाव होते हैं वो बदलते हैं। जब आप इन चीजों पे फोकस करते हैं, अवैध या गैर कानूनी,
अगर आप इनको शब्द किसी वाक्य के साथ लिखेंगे तो तब लिखने के टाइम पे इनका भाव चेंज होगा। वो चीज मैं आपको आगे की क्लास में चीजों को एक्सप्लेन कर दूंगा कि जब आप एक शब्द लिखते हैं, जैसे मैं किसी चीज को लिख रहा हूँ, तो वहां पे मुझे अवैध शब्द ही इस्तेमाल करना है, वो ज्यादा अच्छा लग रहा है समझने में और उसका भाव निकल रहा है, या फिर वहां पे मैं गैर कानूनी शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ तब उसका वो भाव निकल के आ रहा है जो हम कहना चाह रहे हैं। कि यहाँ पे भी जो शब्द हैं वो सारे के सारे भाव से रिलेट करते हैं। एक ही मतलब कि कई शब्द होते हैं, उन्हीं सभी शब्दों का बस एक मेन उद्देश्य होता है कि जो उनका मेन प्रमुखता से उनका इस्तेमाल जिस जगह करना है आप उसी जगह करें। और इसीलिए मैं आपको ये चीजें बता रहा हूँ, और मुझे भी आपसे काफी चीजें पता चली हैं जो मैं आगे आपको नेक्स्ट उसमें जरूर एक्सप्लेन करूंगा। जैसे कि अवैध और गैर कानूनी में जो भाव का अंतर है वो किस स्तर पे जाके है, वो भी मैं जरूर बताऊंगा चीजों को आपको इन चीजों में। आप बताएं मैम जो आप पूछ रही थी। सर जैसे कि 7th पॉइंट है द्वेषपूर्ण अभियोजना, तो इसका अगर कहीं पे फॉर एग्जांपल हमें प्रोसिक्यूशन लिखने को आता है तो क्या हम प्रोसिक्यूशन के लिए अभियोजना यूज कर सकते हैं या फिर प्रोसिक्यूशन के लिए कोई और भी वर्ड है? अभियोजन अभियोजना जो आपकी चंद्र बिंदु वाला स्तर है वो दोषपूर्ण शब्द उसके आगे लगा हुआ है। जैसे हम लोग में इंग्लिश में आप लोग समझते हैं कि ए लगता है, दा लगता है, एन लगता है, उसी तरह हिंदी में भी हलंत, बिंदु, ये चीजों का इफेक्ट सामने वाले शब्द से आता है। द्वेषपूर्ण अभियोजन का इसलिए उसमें हन की मात्रा है, लेकिन जनरल अगर आपको प्रोसिक्यूशन के बारे में लिखना है तो आप अभियोजन शब्द, जहां पे अगर आगे उसके कोई और टर्म ऐसी इस्तेमाल नहीं है जो उसका मतलब बदल रही है, तो आप उसको अभियोजन शब्द लिखेंगे। जी मैम। सर कई कई जुडिशरी एग्जाम्स में जैसे राजस्थान में देशी और विदेशी शब्द पूछते हैं और तत्सम और तद्भव शब्द पूछते हैं, तो उनका क्या क्राइटेरिया होता है? मैम तत्सम और तद्भव और जो देसी और जो विदेशी शब्द होते हैं, जैसे आप शुद्ध हिंदी के जो शब्द होते हैं, जो जो हिंदी भाषा है उसका जो मेन उद्गम है वो संस्कृत है, तो इसलिए जो देशी शब्द होते हैं जो एग्जैक्ट उनसे निकल के आते हैं उन्हें हम देशी शब्द बोलते हैं, जिनका मतलब जो विदेशी शब्द होते हैं जिनमें उर्दू का भी सम्मिश्रण है हमारी बात में, जहाँ पे हिंदी उर्दू के साथ मिलती है उसे हम विदेशी शब्द, या फिर कोई और फारसी भाषा, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा देश बहुत से टाइम पीरियड से गुजरा है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट विदेशी लोग आए हैं और इस देश में रहे हैं, जिन्होंने अपना कल्चर अपनी भाषा यहाँ से लोगों से जोड़ी है, तो उस कारण से हमारी भाषा शैली में ये चीज चेंजेस आए हैं और हमारी भाषा शैली में बदलाव हुआ है। तो वहां पे देसी विदेशी तद्भव तत्सम जैसे शब्दों का जो हिंदी व्याकरण में भी आते हैं यहाँ पे, उनका इस्तेमाल होता है। जी अंकुर जी। हाँ ये जो अभियोजन के बाद जो मात्रा यूज हुई है ये हल मात्रा कहते हैं इसको। जी जो ये कॉलन यूज हुआ है इसी को कह रहे हैं ना सर, हल मात्रा? जी, इसको हलंत मात्रा भी बोलते हैं, और इसको एक ना के सेंस में आपको मैं एक चार्ट दूंगा नेक्स्ट उसमें, जिसमें आपको ये मात्रा के बारे में बताया गया होगा कि कौन सी मात्रा का क्या मतलब होता है। जैसे इसका कोई एकदम हार्ड एंड फास्ट वो नहीं है, बट जनरल सेंस में मतलब कि आप उसको 80% क्राइटेरिया आप कवर कर लेंगे कि हाँ इस मात्रा को इस जगह पे ही लगाना है। जी बताएं। सर आपने एक वर्ड यूज किया था उद्गम, कैन यू एक्सप्लेन इट? उद्गम मतलब होता है कि निकलने वाली जगह, जैसे कि आपने अगर थोड़ा मैथोलॉजी से जोड़ रहा हूँ कि गंगोत्री गंगा का उद्गम स्थल है, यमुनोत्री यमुना का उद्गम स्थल है, मतलब उसकी शुरुआत। तो अगर हम हिंदी को जानते हैं तो हिंदी की जो शुरुआत थी वो हिंदी की ही नहीं और भी तमाम भाषाओं की जो हमारे देश में बोली जाती हैं अलग अलग स्टेट्स में, उनका कहीं ना कहीं जो उनकी मदर लैंग्वेज है वो संस्कृत ही है। अगर हम पुराने चीजों को देखते हुए आते हैं तो उनसे जो शब्द निकल के आते थे, जब उनका ही जब उनके कई रूप बदले, संस्कृत से निकल के कई शब्द हिंदी आपके भाव में बदले, हिंदी में कुछ आपके अवधि में गए, कुछ आपकी खड़ी बोली में गए, कुछ आपकी लठमार बोली में गए, जिसमें आप अलग अलग, जैसे आप देखते हैं हिंदी भाषा में भी करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर जनरल भाषाएं बदल जाती हैं। अगर हिंदुस्तान को आप देख रहे हैं तो हिंदुस्तान में 100 किलोमीटर की दूरी पे आराम से आप इस चीज को देखते हैं कि हल्की सी बोली भाषा में डिफरेंस होता है, होती हिंदी ही है वो लेकिन उनकी जो फ्लुएंसी होती है जब वो बोलते हैं अपनी भाषा में, तो उनका कुछ शब्दों का वो प्रोनाउंसिएशन अपनी तरह से करते हैं।
तो वो वहां पे अजीब सा लगता है सुनने में, जब आप अगर उस शब्द से नहीं जुड़े हुए हैं, नहीं जानते हैं। लेकिन जब आप उनके मुंह से उस शब्द को जोड़ के उनके शब्द को समझते हैं तो आपको लगता है अच्छा ये कहना चाह रहा है। तो उसी तरह से यहाँ पे शब्दों का चलता है। और जो आपने उद्गम का मतलब पूछा था, उद्गम का मतलब होता है शुरुआत होना। ओके सर। ओके, और किसी को कुछ क्वेश्चन? सर क्वेश्चन नहीं है, जस्ट एक रिक्वेस्ट इफ इट्स पॉसिबल। ये जो आप वर्ड्स इसमें यूज कर रहे हो, इफ पॉसिबल आप इसका एक स्मॉल सेंटेंस अगर इसके साथ अगर नेक्स्ट क्लास में अगर आप कर सकते। मैम मैं वही कह रहा था अभी, जो कि जैसे मैंने आपको ये अभी आज 10 करीब 20 शब्द मैंने आपको बताए हैं। इन 20 शब्दों में अगर मैं आपको अगर एक्सप्लेन एक एक शब्द कर दूंगा, मतलब एक एक शब्द के लिए मैं अगर आपको एक एक वाक्य और वैसे बना के दूंगा तो वो आपके लिए उतना इफेक्टिव नहीं होगा। अगर मैं इन्हीं शब्दों के साथ, जैसे मैं अगर मैंने एक पैराग्राफ उठाया जिसमें आपकी अभिस्वीकृति भी सम्मिलित है, विधि द्वारा निर्धारित भी है, प्रतिकूल भी है, अवैध भी है। मतलब जब हम उस पूरे पैराग्राफ को लिख रहे हैं तो इन सभी शब्दों का उसमें इस्तेमाल हो रहा है। तब जब आप उसका ट्रांसलेशन करेंगे तो आपको ज्यादा एक्सप्लेन होगा। बाकी जो आपने कहा है मैं उसको भी एक बार ध्यान दूंगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा चीजों को और बेटर एक्सप्लेन करूँ। थैंक यू सर। और जैसे कि लास्ट एक बचा हुआ है तत्व, एलिमेंट। एलिमेंट हम सभी जानते हैं, उसी को हम तत्व कहते हैं। जो कि तत्व एक तरह से कण मान लीजिए, इसको कण भी कह सकते हैं, लेकिन असली शब्द इसका तत्व ही है। जैसे कि अभी आपसे एक भाई ने हमसे पूछा था अवैध और गैर कानूनी के लिए। तो अवैध और गैर कानूनी वाली जो बात है, आप गैर कानूनी जो शब्द है जब आप किसी शुद्ध भाषा में हिंदी में लिखते हैं तो वो शुद्ध हिंदी नहीं बोली जाएगी, क्योंकि गैर कानूनी शब्द आपका इन्फ्लुएंस्ड है हल्का सा उर्दू से। हमारी जो जुडिशियल सिस्टम है या फिर हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम है वो मुगल काल में ही स्टैब्लिश हुआ था सही रूप में। पहले भी स्टैब्लिश था, बट वो जो स्टैब्लिशमेंट था वो कहीं ना कहीं मिस हुआ। तो जो मुगल काल में जो स्टैब्लिशमेंट हुआ और उसके बाद जब इंग्लिश रूल आता है इस देश में और वो एक प्रॉपर फॉर्म में, एक कोडिफिकेशन में जब चीजों को लाते हैं तो उसमें उन्होंने हिंदी, उर्दू सभी शब्दों को जोड़ा। और सभी शब्दों को जोड़ के ही इन्होंने इंडियन लैंग्वेज को जोड़ते हुए वो चीजों को कोर्ट में, आप बहुत सी भाषाएं होती हैं जो उर्दू से रिलेटेड है लेकिन उन्हें हिंदी शब्दों में इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से शब्दों का मतलब वो बदल जाता है। जैसे आप अवैध और गैर कानूनी में भी आप कर लीजिए, या विधि निर्माण और विधान हो गया आपका, और भी तमाम शब्द होते हैं। प्रतिकूल का होता है, एक विपरीत भी हो गया एक तरह से, कहीं ना कहीं प्रतिकूल हो जाना। प्रतिकूल का मतलब फेवरेबल हो जाना एक तरह से, तो उसका भी एक मतलब है। जैसे आप आरंभता शून्य, तो ये शुरुआत से भी शून्य बोला जा सकता है। आरंभता शून्य की जगह शुरुआत से शून्य, वो भी उसका भी मतलब वही है। शुरुआत से ये चीज मान्य नहीं है। लेकिन जब आरंभता शून्य आप लिखते हैं तो आपको हिंदी की वो जो मैंने आपको स्टार्टिंग से जो भाव की बात की है वो चीज निकल के आती है। आरंभता शून्य आपको लगता है कि आप हिंदी में ही बात कर रहे हैं, और उस आपकी हिंदी एक उस लेवल पे है जो एक पेपर वर्क में, कोर्ट में चलती है, या फिर किसी हिंदी के किसी साहित्य में उसका इस्तेमाल होता है। और कुछ मैम किसी को? So I have a question. मैंने कुछ हरियाणा के पुराने पेपर्स देखे थे, उसमें एक व्याख्या भी आती है जिसमें वो पोयम्स देते हैं और उनका कन्वर्जन, मतलब उनका मीनिंग बताना होता है। तो वो मतलब किस पॉइंट ऑफ व्यू से वो देते हैं और किस टाइप मैम हरियाणा का जो मैम पेपर होता है हिंदी का, वो वैसे तो क्लेम ये करते हैं कि हम 10th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड से ऊपर का नहीं देते हैं। वो वैसे जनरल सेंस में होता भी, बट वो हिंदी साहित्य से रिलेट होता है। जो अभी आपने बोली व्याख्या वाली, व्याख्या दो तरह से आती है। कई बार एक पैराग्राफ गद्य, जैसे आप हिंदी में अगर मैं बताऊं तो गद्य की व्याख्या, पद्य की व्याख्या। गद्य मतलब गद्यांश, पद्य मतलब पद्यांश। गद्यांश का और जो मतलब होता है कि एक पैराग्राफ सा लिखा हुआ है जो एक कहानी के रूप में, और पद्यांश का मतलब होता है कि वो एक लिरिकल रूप में लिखा है, मतलब एक लय में लिखा गया है। जैसे कि हम दोहे पढ़ते हैं, बिहारी सतसई, कबीर की रचनाएं, सूरदास जी की रचनाएं जब हम पढ़ते हैं तो ये सब पद्य में आती हैं। और जब हम किसी मुंशी प्रेमचंद्र के साहित्य को या फिर किसी ऐसे पुराने लेखक के साहित्य को जो
बहुत अच्छा लिखते थे, उनको जब हम पढ़ते हैं तो वो चीज गद्यांश में आती है जब हम एक कहानी के रूप में पढ़ते हैं। तो इनका एक्सप्लेनेशन जो होता है मैम, क्योंकि जब ये गद्यांश और पद्यांश लिखे जाते हैं तो ये बहुत ही साहित्यिक शब्दों के साथ लिखे जाते हैं, जिसमें अलंकार, समास और भी तरह तरह की जो हिंदी व्याकरण के शब्द हैं उनसे वो सुशोभित होती है, मतलब वो उनसे पूरी तरह से जुड़ी जाती है। और वो जो पद्यांश होता है उसकी जो सुंदरता, मतलब जो हिंदी भाषा में बोला जाता है उसकी एक सुंदरता होती है कि जब एक आप लय में तभी आएंगे जब आपको वो चीज पढ़ने में उस लेवल पे लगेगी, तो उसे हम पद्यांश कहते हैं कि जब हम उसे पढ़ रहे हैं तो उसकी एक लय बन रही है। और गद्यांश का मतलब होता है कि हर शब्द एक दूसरे से जुड़ता हुआ जा रहा है बट कोई लय नहीं बना रहा है। तो वो एक कहानी रूप में जो चीजें होती हैं उसको जब हम एक्सप्लेन करते हैं तो वो गद्यांश होता है। और जब एक पोएट्री टाइप की चीज होती है जिसमें थोड़ी बहुत लय होती है उसे हम पद्यांश कहते हैं। और दोनों को एक्सप्लेन किया जाता है, दोनों का एक तरीका होता है एक्सप्लेन करने का, वो मैं आगे की क्लासेस में जरूर इन चीजों का ध्यान दूंगा। और मैं नेक्स्ट क्लास में पहले भी डिस्कस कर लूंगा फैकल्टी से कि किस पेपर को मैं उठा के पहले करूं, जिससे मैं आपसे एक पेपर जब डिस्कस करूंगा तो आपको भी एक पेपर का भी एक आइडिया लगता रहेगा कि हाँ। और जो लोग भी हिंदी का पेपर मतलब पेपर जिनके स्टेट में, जैसे जनरली आप सभी जज बनने की तैयारी कर रहे हैं, सभी अपने अपने एक जो कॉमन एस्पेक्ट ये होता है लोगों का कि जिस स्टेट से हम बिलोंग करते हैं, जिस राज्य से हम आते हैं, उसी राज्य की जुडिशरी सिस्टम में हम जाएं। एक बेसिक है, कोई ये जरूरी नहीं कि सबके साथ है, कुछ लोग होते हैं कि और स्टेट्स में जाना चाहते हैं, बट एक जनरल चलता है कि वो एक अंदर वाली फीलिंग आती है कि नहीं मैं इसी स्टेट से हूँ, मैं इसी राज्य से हूँ, तो मैं इसी राज्य में आऊँ और बेहतर करूँ या फिर अपने अपनों के लिए भी अच्छा दिखाऊं और अपनों को भी थोड़ा ये लगे कि हाँ हमारा जो हमसे जुड़ा हुआ जो व्यक्ति है वो इस पद पे है, यहाँ पर है। तो इसी तरह से मैं जितने भी हिंदी भाषी जो पेपर आते हैं जिनमें हिंदी का कहीं ना कहीं रोल है, मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि उन सभी स्टेट्स के फॉर्म आप डालें और उनमें सभी को आप अप्लाई करें जिसमें आपको हिंदी का फेस करने का मौका मिल रहा है। इससे आपका जो एक पर्टिकुलर एक टारगेट जिस स्टेट का होगा उस स्टेट को तो आप क्लियर करेंगे, आपके माइंड में हिंदी को लेकर जो थोड़ी बहुत क्लियरिटी नहीं है वो चीज भी क्लियर हो जाएंगी कि हाँ हिंदी हमारे लिए मतलब हिंदी का क्या क्या मतलब है, जैसे और शब्दों का किस जगह पे किस शब्द का जुड़ाव होना है, किस शब्द का जुड़ाव नहीं होना है, वो भी आपको समझ में आएगा। तो मैम जब नेक्स्ट क्लास होगी तो मैं इस बात को भी गद्यांश और पद्यांश को भी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको मैं एक्सप्लेन करूं, और उसके लिए मुझे आपको एक गद्यांश देके उसका भावार्थ देना होगा, उसको व्याख्या करनी होगी हमें। और जो व्याख्या होती है एक जैसे वो 4 लाइन में या 5 लाइन में लिखा होता है, जब उसे हम व्याख्या करते हैं तो उसको हम थोड़ा सा इलेबरेट कर देते हैं, उसे कम नहीं करना होता है, उसमें ज्यादा ही करना होता है। उसी तरह से उसे पद्यांश में जब हम किसी कविता रूप में या फिर किसी लय वाली चीज को जब हम करते हैं तो उसको हम भी ऐसे एक्सप्लेन करते हैं कि वो ज्यादा बड़ा ना होने पाए लेकिन जो उसमें पंक्तियां हैं, जो लाइनें हैं, उनका सेंस सही समझ में आ जाए। ठीक है ना? सर और किसी का कोई प्रश्न? देखिए हिंदी की पहली क्लास थी, आप सबके दिमाग में मुझे जहां तक लग रहा है बहुत से क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि ये शब्द आए हैं आपके सामने, आपके माइंड में और भी शब्द होंगे। मैं भी और आपकी वोकेबुलरी और शब्दों से मैं बढ़ाऊंगा। जब आपके सामने बहुत सारे शब्द होंगे तब आपको ये चीजें ज्यादा एक्सप्लेनेटरी समझ में आ जाएंगी कि हाँ इस शब्द का इस्तेमाल इस जगह पे और इस शब्द का जगह इस्तेमाल इस जगह पे क्यों किया जा रहा है। वो थोड़ा सा प्रैक्टिस और थोड़ा सा ध्यान देने पे हो जाएगा। और इतना मेरा विश्वास है कि अगर आपने हिंदी लैंग्वेज पे कमांड कर लिया तो आप जो जुडिशियल सर्विसेज को क्वालिफाई तो आप करेंगे ही करेंगे, और एक अच्छी रैंक से क्वालिफाई करेंगे, क्योंकि यही एक फैक्टर होता है जो आपके नंबर दूसरों से बहुत डिफरेंट कर देता है। तो इस फैक्टर पे अगर आप थोड़ा सा अपना प्रेशर डालेंगे तो कहीं ना कहीं आपको इसका बहुत फायदा मिलेगा, आपके एग्जाम्स में भी और उसके बाद भी। और किसी को कुछ पूछना है? सर तत्व और कारक में क्या अंतर है? और तत्व और कारक में जो मेजर डिफरेंस है वो हिंदी व्याकरण के तहत है। तत्व एक तरह से किसी भी चीज का एक रिलेट की जाने वाली चीज है कि तत्व है वो, कि एक मैं आपको इस समय भी एक्सप्लेन करने के लिए शब्द इसमें नहीं है कि तत्व और कारक में, कारक किसी भी चीज का कारण होता है। तत्व एक होता है कि किसी भी चीज से वो रिलेटेड है, वो तत्व है उसका। जैसे कि एक आप अणु परमाणु के विषय में जानते होंगे, तो अणु परमाणु का एक तत्व है, मतलब वो उससे ही जुड़ा हुआ है। और कारक
कहीं ना कहीं उससे उसका वो कारण होता है कि वो शब्द वो है या जो उसकी मीनिंग आ रही है वो उस कारण से आ रही है, तो वहां पर वो कारक शब्द का इस्तेमाल। और किसी को कोई सर एक चीज पूछनी थी सर, जैसे राजस्थान में हिंदी ग्रामर बहुत एक्सटेंसिवली पूछा जाता है, तो हम लोग क्लास में ट्रांसलेशन के साथ ऐसा कर सकते हैं कि धीमे धीमे करके एक एक टॉपिक हिंदी ग्रामर का भी लिखे चले और उसे कंप्लीट करते चले। जी जी बिल्कुल, मैंने तो सर शुरुआत में बोला। एक हाँ। और चीज सर, ये हिंदी ग्रामर पढ़ने के लिए स्टैंडर्ड बुक कौन सी है? स्टैंडर्ड बुक में आपको मैं बताऊं तो हम लोग आगे आपको मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि अगर हम आपको ऐसे स्टैंडर्ड बुक कोई बताते हैं तो आपके पास बहुत बड़ा एक सिलेबस आ जाएगा, सामने बहुत बड़ी चीजें आ जाएंगी, तो उसमें आपको आपकी सेलेक्टिव चीजें जिसमें हाँ सॉरी जी सतना। हाँ सो मैं हाँ बस जी जी, वही अच्छा सॉरी मैं भूल गया था कि वी आर आपकी कम से कम मिनिमम हिंदी की ये जो क्लासेस हैं ये 10 तो रहेंगी, जिसमें सर आपको टेक्निकल टर्म्स और जो भी इम्पोर्टेंट चीजें हैं जुडिशरी एस्पेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपको सर डिटेल में कवर करवाएंगे और आप अपने डाउट्स भी वहां पे क्लियर कर सकते हैं। मिनिमम ये क्लासेस 10 रहेंगी। अगर आपको इनके बाद ऐसा लगता है दैट दीज क्लासेस नीड टू बी एक्सटेंडेड तो हम अकॉर्डिंगली उसे एक्सटेंड कर देंगे, दैट्स वन। एंड सेकंड इज कि so far as one is that we are going to have these live classes for Hindi, and second is that we are also simultaneously getting pre-recorded material and assignments uploaded on your LMS. So you will not as such require the need of going anywhere else outside the LMS like we sort of intend to achieve for our other subjects also. आपका हिंदी का भी यही status रहेगा. We have started working on these pre-recorded lectures. As soon as they keep getting reviewed हम इसे upload simultaneously करते रहेंगे, and जो भी आपकी doubts हैं within those pre-recorded lectures and otherwise आप ये live classes में sir के साथ clarify करवा सकते हैं। तो आज के लिए क्लास के लिए इतना काफी है, तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपके और डाउट्स को क्लियर करूंगा, मैं और शब्दों को लाऊंगा आपके लिए, और भी एक्ट से रिलेटेड चीजें लाऊंगा, और हिंदी व्याकरण की भी शुरुआत में थोड़ी करूंगा आपके सामने, जिनमें आपको मैं बेसिक चीजें हिंदी व्याकरण की नेक्स्ट क्लास में जरूर शेयर करूंगा। थैंक यू सर। Okay, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir.